एक ऐसा राजवंश जो एक गुलाम ने शुरू किया, एक ऐसा राजवंश जिसका नाम ही गुलाम वंश था और जिसके 3 प्रमुख शासक किसी न किसी के गुलाम रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के पहले मुस्लिम राजवंश गुलाम वंश के बारे में। इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा? इसके पीछे कहानी ये है कि इस वंश की स्थापना करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, और दूसरा ये भी है कि इसके और भी 2 राजा जो इल्तुतमिश थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, और बलबन जो थे वो इल्तुतमिश के गुलाम थे। इस वजह से इस वंश का नाम गुलाम वंश या फिर स्लेव डायनास्टी पड़ा। आज हम इसी की बात करेंगे क्योंकि ये भारत का पहला मुस्लिम राजवंश था। उससे पहले चौहानों का शासन दिल्ली पर था, लेकिन उनको हराकर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, और ये जो सिलसिला था ये लगभग अंग्रेजों के आने से पहले तक चलता रहा, 1857 तक, कि मुस्लिमों ने ही भारत पर राज किया। तो स्लेव डायनास्टी की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के उपरांत करी। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इस वजह से इस वंश का नाम भी गुलाम वंश ही पड़ गया, और इसके मुख्य 3 बादशाह जिनके बारे में बता चुका हूँ किसी न किसी के गुलाम ही थे। इस राजवंश ने भारत में 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक राज किया। तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद इन लोगों ने अपनी सल्तनत कायम करी, जिसका नाम दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया, और उसी का ये वंश स्लेव डायनास्टी गुलाम वंश था, और 84 वर्षों तक इन लोगों ने हिंदुस्तान पर अपना राज किया था। अब हम बात करते हैं इस वंश के पहले राजा, या यूं कहे पहले सुल्तान। हालांकि उन्होंने कभी जीवन में सुल्तान टाइटल नहीं अपनाया था, और इस वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 12 जून 1206 को लाहौर में हुआ था। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी, दिल्ली राजधानी नहीं थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद वो दिल्ली के, या फिर यूं कहें दिल्ली सल्तनत के और इस वंश के प्रथम शासक बने थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के दामाद भी थे, मतलब मोहम्मद गोरी ने अपनी बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से कर दी थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी बहुत ही यूं कहें कि मोहम्मद गोरी की तरह से एक बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। उन्होंने यल्दौज को अपना दामाद बनाया था, और मुल्तान और सिंध के राजा को बहनोई बनाया था, और इल्तुतमिश के साथ अपनी बेटी ब्याही थी, ताकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इस तख्त का कोई और वारिश ना बचे, उसका राज निष्कंटक हो जाए, और वो आसानी से दिल्ली सल्तनत पर अपना राज चला सके। कुतुबुद्दीन ऐबक को मीनारें वगैरह बनवाने का बहुत शौक था। तो दिल्ली की जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ने ही शुरू करवाया था, और वो बाद में इल्तुतमिश के समय पर जाकर कंप्लीट हुई थी। और बेसिकली कुतुब मीनार का निर्माण उसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया था। और हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद कुवैत उल इस्लाम का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही हुआ था। ये हमारे देश की पहली मस्जिद थी। अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा भी एक मस्जिद ही है, जिसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही हुआ था। ऐसा बोलते हैं कि उसका कार्य बहुत जल्दी 2.5 दिनों में पूर्ण हो गया था, इस वजह से उसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दान पुण्य करने में बहुत यकीन रखते थे। इस कारण इतिहासकारों ने उसे हातिम ताई, दूसरा हातिम ताई, या फिर लाख बख्श, क्योंकि लाखों रुपए दान देने के कारण लाख बख्श की संज्ञा दी है। और 1210 में एक खेल होता है जो घोड़े पर खेला जाता है, जिसे हम चौगान कहते हैं, एक प्रकार का घोड़े पर खेला जाने वाला पोलो, आप समझ लो। वो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश ने भारत पर राज किया। एक्चुअली इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली का शासक बनने से पहले ये बदायूं का राजा था, और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद इल्तुतमिश ने ही राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर हुआ करती थी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था जो खुद मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था, मतलब गुलामों का गुलाम हो गया इस प्रकार से। इल्तुतमिश भारत में इक्ता प्रथा और शुद्ध अरबियन सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था। इन्होंने सोने व चांदी के सिक्के चलाए, जिनमें चांदी के सिक्कों को टंका
और सोने के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश ने तुर्क चिहगलानी मतलब एक 40 सरदारों का 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था जो सारे राजकार्य के निर्णय और अगला उत्तराधिकारी या राजा कौन बने के इस बारे में निर्णय लेते थे। इसका संस्थापक भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और दिल्ली में स्थित नसीरुद्दीन का मकबरा इल्तुतमिश ने सुल्तान गोरी की याद में बनवाया था। ये मकबरा भारत में निर्मित पहला मकबरा है। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहली मस्जिद बनवाई थी और इल्तुतमिश ने भारत में पहला मकबरा बनवाया था। ठीक है। और इल्तुतमिश वो प्रथम शासक था जिसे 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने सुल्तान की वैधानिक उपाधि दी थी। मतलब मुस्लिम धर्म में खलीफा वगैरह होते हैं, तो उस समय जो बगदाद के खलीफा थे उन्होंने इनको जाहिर तौर पर पहली बार सुल्तान की उपाधि से नवाजा था। जब 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उससे पहले इनका बड़ा पुत्र महमूद मारा जा चुका था, तो इन्होंने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो रजिया को सुल्तान बनाया जाना था, लेकिन चालीसा ने इसका विरोध किया और रुकनुद्दीन फिरोज को नया सुल्तान बनाया गया। अब हम बात करते हैं रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली का शासक बना। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में अपनी माता शाह तुर्काना के संरक्षण में सुल्तान घोषित किया गया। क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज की आलसी और विलासी प्रवृत्ति होने के कारण वे किसी भी शासन के कार्य में भाग नहीं लेता था, जिसके चलते अधिकारी वर्ग के लोग जनता पर हावी रहते थे और भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा हो गई थी। फिर रुकनुद्दीन फिरोज कुछ महीनों तक सुल्तान बना रहा। उसके बाद जनता के विद्रोह के कारण रजिया सुल्तान को सुल्तान बनाया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रजिया सुल्तान की, जिसने 1236 से 1240 तक दिल्ली पर राज किया। रजिया ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ करके मतलब हटाकर सत्ता प्राप्त करी थी। उत्तराधिकार को लेकर रजिया सुल्तान को जनता का समर्थन प्राप्त था। रजिया ने पर्दा प्रथा को हटा दिया था। उस समय मुसलमानों में पर्दा प्रथा होती थी, तो उसने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की भांति पोशाक धारण करके दरबार आयोजित किए। उसने मलिक याकूद को उच्च पद पर मतलब बैठाया था। रजिया सुल्तान की इन सब गतिविधियों से जो अमीरों का समूह था वो नाराज हो गया और रजिया के शासन काल में मुल्तान, बदायूं और लाहौर के सरदारों ने विद्रोह किया। उसके बाद रजिया ने भटिंडा का जो गवर्नर था अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। ये उसकी एक डिप्लोमेटिक चाल थी कि उससे अल्तुनिया से विवाह कर लूँगी तो मैं ताकतवर हो जाऊँगी और ये जो सरदार है बाकी सरदारों का दमन करने में मेरा साथ देगा। 1246 ईस्वी में कैथल में रजिया की हत्या कर दी थी। ऐसा बोलते हैं कि कुछ हिंदू लुटेरे थे, उनको पैसे देकर जो बहराम शाह था उसने हत्या करवा दी थी। मुइजुद्दीन बहराम शाह। रजिया सुल्तान की हत्या के बाद बहराम शाह दिल्ली का शासक बना। बहराम शाह के समय ही दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मंगोल बहुत दुर्दांत आक्रमणकारी होते थे। उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में बहराम शाह मारा गया था। बहराम शाह की मृत्यु के बाद फिरोज शाह का पुत्र दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन मसूद शाह जो फिरोज शाह का पुत्र था वो 1242 ईस्वी में शासक बना और वो 1244-46 के आसपास रहा। उसके बाद उसी का एक और भाई या कहें कि इल्तुतमिश का एक डिसेंडेंट था, वो राजा बना जिसका नाम नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद बलबन का ससुर भी था, मतलब बलबन के साथ उसने अपनी बेटी को ब्याया था और बलबन ने ही नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं। उसके बाद आता है बलबन, जो कि गुलाम वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है। गयासुद्दीन बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा और 1286 तक इन्होंने शासन किया था। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान था। वो 1266 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और उसने अपने शासनकाल में जो चालीसा इल्तुतमिश के समय जो बनी थी, चहलगानी बनी थी, उसको उसकी शक्ति को एकदम कम कर दिया क्योंकि वो राजगारी करने नहीं देते थे सुल्तान को। बलबन ने उसको लगभग ख़त्म ही कर दिया था और सुल्तान के पद को दोबारा से गरिमापूर्ण बनाया था। इल्तुतमिश ने बलबन को खासदार नियुक्त किया था। उसके बाद बलबन को हाँसी का इक़्तिदार भी नियुक्त किया था। नियुक्त प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की थी, तो हाँसी का इक़्तिदार बलबन को ही बनाया गया था। और बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाकर बलबन ने अधिकतर जो अधिकार थे राज कार्य करने के अपने नियंत्रण में ले लिए थे। और ये उसका दामाद भी था। अपनी बेटी की शादी की थी नासिरुद्दीन ने
क्योंकि नासिरुद्दीन का चचेरे भाई ने एक बार विद्रोह किया था तो उसको दबाने में बलबन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस बात से खुश होकर सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी बलबन से करी थी। ठीक है, तो नासिरुद्दीन महमूद ने ही गियासुद्दीन बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी और नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बना और बलबन ने अपने आप को जिल्ले इलाही मतलब राजा या सुल्तान को भगवान के द्वारा या खुदा के द्वारा भेजा गया बंदा सीधा बताकर अपने आप को एक जिले इलाही का टाइटल दिया था इन्होंने। बलबन ने ही शुरू किया था ये जिले इलाही का टाइटल देना। बलबन की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने राजगद्दी को संभाला, लेकिन वो इतने योग्य नहीं थे और 1290 में क्यूमर्स जो उनका चौथा बेटा था उसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करी थी जलालुद्दीन फिरोज शाह ने, और वो उस समय 70 वर्ष के थे। तो वो अपन खिलजी वंश में पढ़ेंगे। तो बाकी 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो गुलाम वंश के बारे में था आपको पसंद आया होगा। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश था उसके बारे में हमने आपको बताया। ये लोग बेसिकली तुर्क थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं किसी नए दिन किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हो।